नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली में। आपके साथ मैं हूं किरण। हमारे इस खास शो में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और इसमें बात करेंगे हम अहम खबरों की जो आपके लिए जरूरी है जानना। और इसी के साथ सबसे पहले बात नेपाल की होगी, जहां पर कर्फ्यू जारी है। और ऐसे में देखिए, राजधानी काठमांडू से शुरू हुआ जेनजी का ये आंदोलन नेपाल के बाकी शहरों में तेजी के साथ फैला और पुलिस और सेना का कमान जब युद्ध से हुआ और इसका सामना जब युद्ध से हुआ तो देखते ही देखते शांतिपूर्ण आंदोलन हिंसक में तब्दील हो गया। इसके बाद वहां की जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। और ये देखिए, 9 बजे की 4 बड़ी खबरें हैं जो हम आपको बता रहे हैं, जिस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे, जानकारी आपको देंगे। और ऐसे में दूसरी खबर, वहां पर फैले और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ उस पर पुलिस ने जबरदस्त फायरिंग की और कई लोग मारे गए। इस खबर को पंख लग गई है और विद्रोह के दूसरे दिन ये बवाल और भी ज्यादा भयानक हो गया। हालात बिगड़ते देख कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन हटा लिए गए, लेकिन विद्रोह की दिशा बदल चुकी थी। सड़कों पर संघर्ष जारी रहा, जिसके बाद ओली सरकार के मंत्रियों के इस्तीफे की झड़ी लग गई। आखिरकार देखे, नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया, यानी नेपाल में तख्ता पलट हो गया है, जिस पर अब भारत की कड़ी नजर है। और वहीं देखिए कि अब सेना ने वहां सब कुछ संभाल लिया है। ये तीसरी खबर के तौर पर विस्तार से इसको लेकर के हम जानकारी आपको देंगे कि किस तरह से नेपाल सेना ने पहले घोषणा की थी कि मंगलवार रात 10 बजे से सुरक्षा बल और या सुरक्षा अभियान जो है वो पूरी तरह से कमान संभालेंगे। और इसी के साथ देखिए, प्रदर्शनकारी के बीच में नेपाली सेना ने सुरक्षा अभियानों की कमान संभाल ली है। नेपाल सेना ने मंगलवार को त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया। जब प्रदर्शनकारियों ने शाम को हवाई अड्डे के परिसर में घुसने की एक कोशिश की तो प्रदर्शनों के मद्देनजर हवाई अड्डे पर उड़ानी की जो सेवाएं हैं वो फिलहाल आंशिक रूप से स्थगित कर दी गई हैं। और ऐसे में नेपाल से ही ये चौथी खबर है, क्योंकि वहां पर लगातार देखिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन और तख्ता पलट। अब ऐसे में देखिए, वहां पर अभी कोई सरकार नहीं है। ऐसे में क्या होगा अब? सोशल मीडिया से सड़कों तक पहुंचा युवाओं का ये विरोध प्रदर्शन कहां जाकर के रुकेगा, ये अब बड़ा सवाल है। ऐसे में नेपाल में अब आगे क्या होगा, कैसे देश चलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल। और इस बीच गठबंधन दल मुख्यतः नेपाली कांग्रेसी ओली के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस लेने और व्यवस्था बहाल करने और राजनीतिक परिवर्तन की निगरानी के लिए एक अंतरिम या फिर राष्ट्रीय सरकार बनाने पर विचार कर रहे हैं। तो ये 4 जो कि नेपाल से ही खबर है, उस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। और ऐसे में देखिए कि नेपाल में शांति है या नहीं। आज तो शांति देखने को मिली क्योंकि कर्फ्यू वहां जारी है। ऐसे में आने वाले दिनों में क्या होगा? अब अगले आदेश तक देखिए ये तो लागू रहेगा कि वहां पर कर्फ्यू रहेगा। और ऐसे में आज सुबह काठमांडू शहर जो है वहां पर शांति जो है वो दिखाई दी है। और इन सब के बीच में नेपाल में लगातार हालात बिगड़ रहे थे। अब भारत की पैनी नजर है क्योंकि वो हमारा पड़ोसी देश है। ऐसे में देखिए, पीएम मोदी ने CCS यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की है, जिसमें नेपाल के घटनाक्रम को लेकर के विस्तार से चर्चा की गई। पीएम मोदी ने कहा, नेपाल में हुई हिंसा हृदय विदारक है। ये जान करके बहुत पीड़ा हुई है कि इसमें अनेक युवाओं की जान चली गई है। तो साथ ही उन्होंने कहा कि नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं नेपाल के अपने सभी भाई बहनों से विनम्र अपील करता हूं कि वे शांति व्यवस्था बनाए रखें और उसी के जरिए समाधान यहां पर निकाले। तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक जो है वो। और ये देखिए, ये हम आपको नेपाल के काठमांडू की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीर है, वहां पर किस तरह से देखिए इमारत पूरी तरह से यहाँ पर जल चुकी है और आप देख सकते हैं धुएं का गुब्बार भी यहाँ पर उठ रहा है। ये तो तब की बात है जब माहौल थोड़ा सा शांत हो गया, जब आग यहाँ पर बुझ गई। लेकिन आप समझिए, जब आग लगाई गई होगी इस इमारत में, किस तरह से इस इमारत को पूरी तरह से आग ने अपनी जद में लिया होगा, धुएं का गुब्बार उठा होगा। और देखिए, आज कर्फ्यू है काठमांडू के अंदर में, गाड़ी भी देखिए आपको जली हुई दिखाई दे रही है, यानी कि पूरी कहे कि व्यवस्था वहां पर चरमरा गई है। कुछ एक लोग जो है वो घूम रहे हैं जो कि सिक्योरिटी से जो महत्वपूर्ण है, वही लोग आपको आते जाते जो है वो दिखाई देंगे। फिलहाल आपको ये बता दें कि नेपाल के काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया है, अगले आदेश तक कर्फ्यू लगाया गया है। लेकिन स्थिति और व्यवस्था को देखिए, यहाँ के लोग भी अब देखते हुए जा रहे हैं किस तरह से आगजनी यहाँ पर की गई है। ये भयावह तस्वीर है नेपाल में 2 दिन के बाद आज तीसरे दिन की, क्योंकि तीसरे दिन आज
थोड़ी सी शांति, क्योंकि कर्फ्यू है। लेकिन क्या ये शांति आने वाले दिनों में भी कायम रहेगी, ये बड़ा सवाल है। इमारत को देखिए किस तरह से आग के हवाले कर दिया गया, सब कुछ यहाँ पर जल करके खाक है, सब कुछ यहाँ पर बर्बाद हो चुका है। नेपाल में तो तख्ता पलट है और ऐसे में अब अंतरिम पीएम बनाने की मांग जेनजी के तरफ से उठाई गई और उसमें जो है, और बलरामपुर से हमारे साथ गुलाम नबी हमारे संवाददाता जो है वो जुड़ चुके हैं। गुलाम नबी, देखिए जिस तरह से इस बात को हम समझे कि आज तो शांति है, लेकिन ये क्या शांति आने वाले दिनों में भी कायम रहेगी, ये अब के वक्त में बड़ा सवाल है। सेना ने मोर्चा संभाल लिया, स्थिति काबू करने की कोशिश हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या? अनम्यूट करिएगा। नहीं गुलाम नबी जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा आने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच में देखिए जो हम लगातार सवाल आपके सामने रखे हुए हैं, नेपाल में क्या शांति व्यवस्था कायम होगी? नेपाल में देखिए फिलहाल संकट का पूरी तरह से, यानी कि ये राजनीतिक संकट है और ऐसा नहीं है कि ये आपको सिर्फ इस बार देखने को मिल रहा है। हमने तकरीबन अगर 16 सालों का हम जिक्र कर ले तो कई बार यहाँ पर सरकारें बनी हैं, बिगड़ी हैं, यानी 13 बार अलग अलग सरकारें जो है वो बनी। ये व्यवस्था फिलहाल आपको जो है नेपाल के अंदर में, और ऐसे में देखिए ये हम आपको उस वक्त की तस्वीर जब आग की जद में ये इमारत थी और देखिए धुएं का गुब्बार, और किस तरह से ये बहुमंजिला इमारत को धुएं के गुब्बार ने अपनी जद में लिया है, आग की चपेट ने अपनी जद में लिया है, और उसके बाद सब कुछ यहाँ पर खत्म है। और संजय शुक्ला हमारे साथ पीलीभीत से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए हम लगातार नेपाल की तस्वीर दिखा रहे हैं, आज शांति है क्योंकि कर्फ्यू है वहां पर, लेकिन इस बीच में अगर ये सवाल उठे तो गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में भी क्या शांति दिखाई देगी? जैसा कि आपको जानकारी दे दूं कि ये पूरा मुद्दा जो है नेपाल में जो उठा है, ये काठमांडू में सोशल मीडिया बैन करने को लेकर जो है ये पूरा मुद्दा उठा था। इसको लेकर जो है युवाओं में कहीं न कहीं आक्रोश देखने को मिला। उसके बाद युवा जो है वो सड़कों पर उतर आए और वो बात जो है इतनी आगे बढ़ती चली गई कि आखिरकार जो है वहाँ नेपाल के हालात जो है काफी खराब हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि उपद्रवियों ने जो है वहाँ पर इमारतों में आग लगा दी, गाड़ियों में आग लगा दी और मारपीट करने तक पे जो है आमादा हो गए हैं। लेकिन आज जैसा कि कर्फ्यू लगा हुआ है तो कहीं न कहीं जो सेना के जवान है या स्थानीय पुलिस है, उन लोगों ने मोर्चा संभाल रखा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार जो है नेपाल में कब तक जो है शांति व्यवस्था बनी रहती है। और बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। श्याम सुंदर शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। श्याम सुंदर शुक्ला, देखिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है, तमाम जितने भी मंत्री हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है क्योंकि जेनजी का आक्रोश बहुत ज्यादा है। प्रदर्शनकारी लगातार आगजनी कर रहे हैं, प्रदर्शनकारी लगातार आवासों को निशाना बना रहे हैं, और ऐसे में उन सबको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कवायद जो है अभी भी जारी है। जी आपको बता दें कि जिस तरीके से अगर नेपाल की बात कर लें तो नेपाल में पिछले दिनों जिस तरीके से आंदोलन और आंदोलन के बाद हिंसक रूप ले लिया, उसके बाद देखा गया कि कल ही में कहीं ना कहीं जिस तरीके से संसद पर लोगों का गुस्सा फूटा और उस पर आगजनी की गई, तो कहीं ना कहीं अब सेना ने पूरी तरह से अपना जो कमान है संभाल चुकी है और जो लोग सांसद हैं, जो मंत्री हैं, उनको कहीं ना कहीं सुरक्षित जगह पहुँचाना एक बड़ी चुनौती की बात है। क्योंकि जिस तरीके से नेपाल में देखा गया है कि सरकार ने भी इस्तीफा दे दिया, जिस तरीके से केपी ओली शर्मा हैं, उन्होंने इस्तीफा देने के बाद कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से इस समय की बात कर लें तो नेपाल में कर्फ्यू लगा दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती सेना के लिए होगी कि जो मंत्री हैं और सांसद हैं उनको सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना और जो हालात है वहाँ का नियंत्रण करना। बिल्कुल श्याम सुंदर, अगर ये भी हम जानना चाहें, क्योंकि देखिए भारत के लिए भी एक चिंता का विषय है और इसको लेकर के सीसीएस की बैठक भी हुई है। अब ऐसे में बॉर्डर एरियाज की अगर हम बात कर ले तो वहां पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, वहां पर किस तरह से हमारे सेना के जवान जो है डटे हैं, क्योंकि हमने कई बार देखा है नेपाल में अगर स्थिति बिगड़ती है तो भारत पर उसका इम्पैक्ट होता है और कई ऐसे आतंकवादी भी होते हैं जो घुसने की एक फिराक में होते हैं। फिलहाल बॉर्डर एरिया के हालातों की जानकारी दीजिएगा। जी किरण, आपको बताना चाहेंगे कि अगर हम सिद्धार्थनगर की बात कर लें तो सिद्धार्थनगर की 68 किलोमीटर की खुली बॉर्डर नेपाल से सटा हुआ जिला है। तो कहीं ना कहीं अगर जिस तरीके से भारत ने पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया है, और हमारी बात कर लें सिद्धार्थनगर जनपद के, तो देर रात जब से यह घटना हुई है
सबसे जिला अधिकारी जो डॉक्टर राजा गणपत आ रहे हैं और जो पुलिस अधीक्षक हैं डॉक्टर अभिषेक महाजन, उन्होंने जो सुरक्षा एसएसबी के एसएसबी के कर्मचारी हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनको अलर्ट पर रख दिया और लगातार रात में उसका निरीक्षण किया, जिससे कहीं ना कहीं पूरी तरह से बॉर्डर को लेकर सिद्धार्थनगर पुलिस और एसएसबी की जो टीम है लगातार पूरी निगाहें बनाई हुए लोगों को जो नेपाल से आते जाते हैं उनकी लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और लोगों से पूछताछ करके ही उनको अंदर आया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस तरीके से बॉर्डर एरियो पर अलर्ट है और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि उसकी चौकसी करना कहीं ना कहीं सिद्धार्थनगर पुलिस एसएसबी सुरक्षा का जो बॉर्डर के कर्मचारी हैं वो पूरी तरह से लगे हुए हैं। जी किरण, बिल्कुल हम आपका रुख करेंगे। श्याम, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। संजय का हम रुख कर लेते हैं। संजय, देखिए क्योंकि भारत के लिए भी एक तरह से चुनौती है, वहां पर अगर उठापटक है चीजें हैं तो अब ऐसे में बॉर्डर एरियाज किस तरह से जो है वो सिक्योर किए जा रहे हैं, क्या जानकारी? किरण, जैसा कि आपको बता दूं कि पीलीभीत जो है नेपाल बॉर्डर से समीप ही है, तो इसको लेकर जो है चाहे अगर पुलिस की बात कर ली जाए या प्रशासन की बात कर ली जाए तो कहीं न कहीं जो है बॉर्डर एरिया पर एसएसबी के जवान जो है तैनात हैं और चौकसी पहले से बढ़ा दी गई है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा भी कहा गया है कि इसकी लपटें जो है जो नेपाल है, नेपाल की लपटें जो है कहीं भारत में ना आ जाएं, तो इसको लेकर जो है कहीं न कहीं चौकसी जो बढ़ा दी गई है। और वहीं आपको बताते चलें पुलिस और एसएसबी के जवानों द्वारा जो है संयुक्त रूप से वहां पर निगरानी की जा रही है और जो भी लोग वहां से गुजर रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार वो कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं और कहाँ जाना है उनको। जब पूरी तरीके से जवान जो है संतुष्ट हो जाते हैं तभी उनको आने जाने की परमिशन दी जाती है, तभी उनको जो भेजा जाता है। जी किरण जी, संजय, हमने कई बार देखा है कि जैसे नेपाल अगर आपको जाना है या नेपाल से कोई भारत में का जो बॉर्डर एरिया है किसी भी स्टेट का, मैं ज़्यादातर जिक्र जो है वो बिहार का करूंगी, तो ऐसे में आपको महज एक आधार कार्ड की आवश्यकता होती है जब आप भारत से यानी कि बिहार या अन्य राज्य जो कि सटे हुए हैं नेपाल से, उससे अगर आप जाते हैं तो क्या अब ऐसे में सिर्फ और महज आधार कार्ड या नेपाल का जो आइडेंटिटी कार्ड है केवल वो नहीं चलेगा, उसके अलावे भी एहतियातन और तमाम कदम भी उठाए जा रहे हैं? क्योंकि ऐसे में कई बार हमने देखा आतंकवादी भी जो है वो भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर सकते हैं। किरण, जैसा कि आपको बता दूं कि जवान जो है वो बराबर पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और वहीं आपको बता दें कि जैसे कि आईडी कार्ड की जो आप बात कर रही हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है जवान जब कोई व्यक्ति आता है और बॉर्डर क्रॉस करने का प्रयास करता है तो उससे जो है कई ऐसे दस्तावेज मांगते हैं, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं पूर्ण रूप से तब तक जो है उस व्यक्ति को नेपाल का हो या भारत का हो उसको जो है बॉर्डर क्रॉस करने की परमिशन नहीं दी जाती है। और जो आतंकवादी गतिविधियां हैं ऐसे में सक्रिय हो जाती हैं, जो कहीं ना कहीं जो है नेपाल के रास्ते जो है भारत में घुसने का प्रयास करते हैं और उपद्रव करने का जो है प्रयत्न करने का प्रयास भी करते हैं, जिसको लेकर जो है बराबर एसएसबी और पुलिस के जवान जो हैं चौकसी बनाए हुए हैं और अपनी नजरें जो है गड़ाए हुए हैं पूरे। बिल्कुल, श्याम सुंदर शुक्ला, आपका रुख, क्योंकि सिद्धार्थनगर का बहुत बड़ा एरिया जो है वो और इसके अलावे बहुत एक लंबे सिक्योरिटी अगर बॉर्डर की हम बात कर ले तो वो अटैच है नेपाल से, जिस तरह की आपने जानकारी भी दी है। अब ऐसे में बैठकों का दौर वहां पर भी चल रहा होगा, पुलिस अधिकारी बैठक कर रहे होंगे कि किस तरह से हमें व्यवस्थाएं दुरुस्त रखनी है, इसको लेकर के पुलिस अधिकारियों की तरफ से और बाकी आला अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर पुष्टि कुछ की गई हो? जब से जो नेपाल की आंदोलन और हिंसक रूप लेने के बाद लगातार जिस तरीके से उठा पटक नेपाल में देखी गई, कहीं ना कहीं जिले के अधिकारी अगर सिद्धार्थनगर की बात कर लें, जो संबंधित अधिकारी हैं, चाहे पुलिस अधीक्षक हुए या फिर जिला अधिकारी खुद हुए या एसएसबी के जवान हुए, वो लगातार बैठक कर रहे हैं और जो बॉर्डर एरिया में लोग रह रहे हैं, सिविलियन रह रहे हैं, उनसे लगातार वार्ता की जा रही है, उनसे ये कहा जा रहा है कि आप शांति व्यवस्था कायम रखें, अगर किसी प्रकार से भी कोई संदिग्ध दिखता है तो तुरंत उसको पुलिस को सूचना दें कि क्योंकि लगातार जिस तरीके से नेपाल में उठापटक के बाद कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो जिला अधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, उन्होंने लगातार निरीक्षण करके बॉर्डरों पर सुरक्षा कर्मियों को भी लगातार निर्देश दिए हैं कि इस तरह के जो शांति व्यवस्था पूर्णतः बॉर्डर इलाके में कायम रहना चाहिए और लोग लगातार पेट्रोलिंग और गश्त करते रहें। अगर किसी प्रकार से कोई संदिग्ध दिखती है तो उसकी सूचना जरूर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को दी जाए। लगातार जिलाधिकारी बिल्कुल श्याम, दो चीज की जानकारी, तकरीबन कितने किलोमीटर तक का बॉर्डर जो है वो अटैच है आपके नेपाल बॉर्डर से, और दूसरी चीज कितना आसान होता है इस बॉर्डर को क्रॉस करना किसी भी सिविलियंस के लिए?
कि आपको बता दें, जिस तरीके से अगर हम सिद्धार्थनगर की बात कर लें तो 68 किलोमीटर तकरीबन यह बॉर्डर खुला हुआ बॉर्डर है, जो कि कहीं ना कहीं अगर बॉर्डर से लोग चाहें तो बड़े आराम से इस बार से उस पार जा सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि गहनता जांच की जाती है, पहले आधार कार्ड और लगातार पूछताछ की जाती है, उनकी तलाशी ली जाती है, तभी वो भारत से नेपाल जा सकते हैं, नेपाल से भारत आ सकते हैं। लेकिन जब घटना जिस तरीके से नेपाल में उठा पटक और लगातार हिंसक रूप लेने के बाद चौकसी लगातार बढ़ा दी गई है, सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर आए, लगातार उस पर निगाहें बना कर रखी हुई हैं, क्योंकि जिस तरीके से नेपाल में देखा गया कि कहीं ना कहीं अभी इस समय कर्फ्यू लगा दी गई है, तो पूर्णतः लगातार सुरक्षाकर्मी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। रात दिन मिलाकर लगातार वहां पर पेट्रोलिंग की जाती है। जहां पर खुले स्थान है, जो गांव देहात इलाके हैं, बॉर्डर जैसे जहां से एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं, वहां से तो चेकिंग की जाती है, लेकिन लगातार गांव देहात जो नुक्कड़ जगहें हैं, वहां पर भी लगातार एसएसबी के जवान लगातार पेट्रोलिंग करते हैं। फिलहाल वहां पर जो है सिक्योरिटी बहुत टाइट है, इतनी आसानी से बॉर्डर क्रॉस नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत पर इम्पैक्ट पड़ सकता है और कोई भी इस तरह से जो उत्पाती हैं वो भारत में घुस सकते हैं, उत्पात मचा सकते हैं, और इसको लेकर के एहतियातन ये कदम। और दिल्ली में सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक पीएम की अध्यक्षता में। आप दोनों ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हम वापस लौटेंगे आपके पास और भी जानकारी लेने के लिए। लेकिन इस बीच में देखिए, हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी जो है अपने दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि देखिए सोमवार को क्या हुआ। प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता हुई, 20 मौतों के बाद देखिए युवाओं का गुस्सा जो है वो शांत नहीं हो रहा था। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास, सुप्रीम कोर्ट, संसद समेत कई प्रमुख ऐसी इमारतें हैं जहां पर धावा बोला, और एक के बाद एक देखिए कैबिनेट सहयोगियों के इस्तीफे के बाद ओली ने भी आखिरकार सरेंडर कर ही दिया। उसने भी अपना इस्तीफा जो है राष्ट्रपति को भेज दिया, जो कि मंजूर कर लिया गया। और ऐसी जानकारी देखिए अब निकल करके सामने भी आ रही है कि राष्ट्रपति ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि ग्राफिक्स के जरिए टूरिज्म, नेपाल को कितना फायदा होता है टूरिज्म से। तो देखिए जीडीपी जो है वो 42.91 बिलियन है अमेरिकी डॉलर के हिसाब से। अब जीडीपी में टूरिज्म का जो 8 से 10% योगदान है, और ऐसे में देखिए यहाँ पर 1.5 से 2 लाख लोग रोजगार करते हैं। इन सब के बीच में ट्रेडिंग, गाइड्स, राफ्टिंग, होटल स्टाफ जो है ये यहाँ से रोजगार जो है वो जनरेट जो है वो होता है। अब सोशल मीडिया बैन जिस पर लगाया गया था, अब देखिए उससे कितनी मासिक कमाई होती है, 4.4 से 8.8 लाख के करीब में। अब यूट्यूब की सालाना कमाई की बात करें तो 78 से लेकर के करीब में कमाई होती है। और ऐसे में 2023 से 24 में कमाई जो है वो 24 से 25 में देखिए 3.53 करोड़ के करीब हुई है। कंटेंट क्रिएटर की अगर बात कर ले तो 16.2 लाख के करीब यहां पर जो है वो कमाई। तो ये हम आपको कि नेपाल में कमाई सोशल मीडिया से कितना ज्यादा है। और ये देखिए, ये हम आपको यूट्यूब की सालाना कमाई जो है वो दिखा रहे हैं। 2023-24 में देखिए 2.76 करोड़ रुपए की कमाई यहां पर हुई है। 24-25 में ये कमाई जो है और ज्यादा बढ़ गई है, जो कि 3 के करीब पहुंच गए। कंटेंट क्रिएटर की सालाना कमाई 16.2 लाख के करीब है। और ऐसे में पूरा अगर हम मासिक आय की बात करें तो 4.4 से 8.8 के करीब है। तो ये है नेपाल में जिस तरह से सोशल मीडिया की जो कमाई है वो यहाँ पर। अब इन सब के बीच में देखिए जो यूजर्स है, अगर हम उनकी बात कर ले तो कुल आबादी 3 करोड़ के करीब है। 55.8% के पास इंटरनेट कनेक्शन है यहाँ पर। 48.1% जो है सोशल मीडिया का यूज करते हैं। और ऐसे में 86.2% लोग जो है कम से कम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तो वो जुड़े हुए हैं। ये गुस्सा क्यों फूटा आप समझ सकते हैं इन आंकड़ों को, इन डेटास को यहाँ पर देख करके। अब ऐसे में देखिए टूरिज्म से नेपाल को फायदा कितना, एक बार फिर से ये हम आपको जो है बता रहे हैं। 42.91 बिलियन अमेरिकी डॉलर जीडीपी में टूरिज्म का जो है 8 से 10% योगदान है। 1.5 से 2 लाख के करीब लोगों का जो है रोजगार यहाँ पर उन्हें मिलता है। ट्रैकिंग गाइड के तौर पर, राफ्टिंग के तौर पर, होटल स्टाफ के तौर पर यहाँ पर रोजगार जो है वो जनरेट होता है। तो ये कई ऐसी चीजें हैं जिससे फायदा हो रहा था, लेकिन अब तो वहां सब कुछ बदल गया है। एक बार फिर से हम अपने संवाददाताओं का जो है वो रुख कर लेते हैं, और हमारे संवाददाता श्याम सुंदर शुक्ला लगातार जुड़े हुए हैं और संजय शुक्ला पीलीभीत से भी लगातार जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम देखिए भारत के परिप्रेक्ष्य से अब चीजें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उतार चढ़ाव सब कुछ वहां पर है। और अब ऐसे में, लेकिन उससे पहले हम गुलाम नबी का रुख कर लेते हैं। गुलाम नबी, आवाज पहुंच रही है? गुलाम नबी, आवाज पहुंच रही है?
चलिए तो दोबारा हम उनका संपर्क करेंगे। यहाँ पर हम श्याम सुंदर का सीधे रुख कर लेते हैं। श्याम सुंदर, और भी अगर हम देखें तो क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ते हुए अभी दिखाई दिया है? क्योंकि कई सारे सामान जो है जब इतनी आसानी से आप बॉर्डर को क्रॉस कर जाते हैं तो बहुत सारे नेपाल के सामान ऐसे ही जो है वो भारत में आ जाते होंगे, खासतौर से सिद्धार्थनगर के इस पूरे एरिया में जो 68 किलोमीटर आपने यहाँ पर बताया। तो क्या इन सब चीजों पर भी पूरा इम्पैक्ट पड़ा होगा? जी, कहीं ना कहीं जब से नेपाल की स्थिति जिस तरीके से देखा गया कि ये उठा पटक हिंसक रूप लिया, कहीं ना कहीं पूरे से नेपाल भारत की जो कहीं बेटी और बेटी का ये संबंध होता है, तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा असर, क्योंकि जिला होने के नाते आपके पास भी हम वापस लौटते हैं, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। संजय का हम रुख कर लेते हैं। संजय, यही आपसे भी, क्योंकि जब इतनी आसानी के साथ आप बॉर्डर अगर क्रॉस कर लेते थे तो संभवतः सामान को बेचना है, खरीदना है, तो आप बहुत आसानी से बॉर्डर से जो एक बिल्कुल सटे हुए हैं वहां के इलाकों में आप जा सकते थे। तो क्या उस पर इम्पैक्ट पड़ा है? उसको लेकर के क्या जानकारी? देखिए किरण, जब किसी देश के हालात बिगड़ते हैं तो वहाँ पर जो आयात निर्यात होता है वो पूर्ण रूप से जो है प्रभावित होता है। वहीं अगर बात कर ली जाए भारत और नेपाल की, तो कहीं ना कहीं जब ये उपद्रव यहाँ फैला है तो उसके बाद से जो है यहाँ जो पीलीभीत की जो नेपाल बॉर्डर एरिया है वहाँ से लोगों का आवागमन जो है बंद हो गया है, बाधित हो गया है। जिसको लेकर जो है रोजगार हो या जो आदान प्रदान करते थे, यानी कि यहाँ से चीजें ले जाके वहाँ बेचते थे, वहाँ से यहाँ लाके जो है बेची जाती, उन पर जो बड़ा असर पड़ा है। क्योंकि इस समय जो है एसएसबी के जवान और पुलिस जो है किसी को ना तो माल कोई ले जाने दे रहे हैं ना लाने दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं आतंकवादी जो हैं अपने कुछ एस्टीमेट जो हैं जैसे कि हथियार हैं उनको ले जाने का प्रयास करें। तो इसलिए जो है चौकसी जो है बढ़ी हुई है। और वहीं आपको बताते चलें कि हर व्यक्ति को जो है सर्च करने के बाद ही इधर से इधर जाने का जो है दिया जा रहा है। जी किरण। जी बिल्कुल। ये तकरीबन कितने किलोमीटर तक बॉर्डर जो है वो नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ है? और खासतौर से संजय, ये भी हम जानना चाहेंगे कौन सा ऐसा सामान है जो बहुत ज्यादा नेपाल से भारत, यानी कि वो बॉर्डर इलाका, मैं देखिए हमेशा जो एकदम बिल्कुल बॉर्डर एरिया से सटे हुए इलाके हैं उसका जिक्र यहाँ पर कर रही हूँ कि वहां पर कौन सा ऐसा सामान है जो सबसे ज्यादा नेपाल से आया किया करता था, और अब अगर नहीं है तो उससे क्या असर जो है वो पड़ रहा है यहाँ के लोगों के ऊपर में? किरण, जैसा कि आपको बता दें कि जो तस्कर लोग जो हैं वो नेपाल से खाद हो गई या तरल पदार्थ हो गए उनकी जो है तस्करी किया करते थे, या जो है गेहूं है, चावल है, इनकी तस्करी किया करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं नेपाल के हालत बिगड़ने के बाद जो है उन लोगों पर भी प्रभाव पड़ा है। क्योंकि अब इस समय जो है एसएसबी के जवान की बात कर दी जाए, चाहे पुलिस की बात कर दी जाए, कहीं ना कहीं लोगों पर नजर बनाए हुए हैं और उनको जो है काफी नहीं है। वहीं आपको बता दें कि अब यहाँ से ना तो कोई ले जा सकते हैं ना नेपाल से कोई चीज ला सकते हैं। अब फिलहाल तो इस समय नहीं कर हुआ है, भारत तो जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है कि वहाँ की जो सेना है वो भारतीय को जो है वहाँ प्रवेश नहीं देगी, क्योंकि उनके मन में भी कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर जो है की जिम्मेदारियां हैं जिसको लेकर वो अपनी पूर्ण रूप से निर्वाह कर रहे हैं। जी किरण। जी बिल्कुल, यानी कि देखिए तस्करी जो हुआ करती थी उस पर भी यहाँ पर नकेल कसने में जो वहां पर सिक्योरिटी फोर्स तैनात है उनको थोड़ी आसानी हो रही है, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत टाइट है और वैसे में तस्करी भी जो है वो संभव नहीं है। और ये एक कहे कि पॉजिटिव तौर पर इसको लिया जा सकता है। संजय, इस बात को कि अभी तक कोई ऐसी खबर सामने आई है कि नेपाल से कोई जो है एंटर करना चाह रहे थे और रोक दिया गया है? क्योंकि देखिए बचने के लिए लोग जो है भारत में प्रवेश करते हैं, घुसने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए ये जो बॉर्डर एरिया है जो सटा हुआ है, जो खुली तौर पर जहाँ फेंसिंग वगैरह कुछ नहीं की गई है चीजें, वहां से बहुत ज्यादा एंट्री होती है। तो ऐसी कोई खबर अभी तक सामने आई है? किरण, फिलहाल अभी तक जो है ऑफिशियल कोई ऐसी जानकारी नहीं लग पाई है कि नेपाल से भारत में यानी कि पीलीभीत के एरिया में जो घुसने का किसी ने प्रयास किया हो और उसको रोका गया हो। लेकिन फिलहाल वहीं कहीं ना कहीं जो है ऐसा हो सकता है संभव कि वो लोग जो नेपाल के कुछ लोग जो हैं भारत की तरफ आ गए हों, लेकिन अभी पूर्ण रूप से ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा संदिग्ध नहीं मिला है जो नेपाल से भारत की तरफ आया हो। जी किरण। जी
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर जो है वो पहुँचाने के लिए और बताने के लिए कि किस तरह की जो है व्यवस्था एक चाक चौबंद जो है वो की गई है। क्योंकि दिल्ली में बैठक सीसीएस की और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, अब इसके बाद समझिए जितने बॉर्डर वाले इलाके हैं वहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ साथ अन्य फोर्सेस भी तैनात कर दिए गए हैं ताकि परिंदा भी यहाँ पर जो है वो पर नहीं मार सके, और इसी तरह से जो है तैयारी की गई है। अब बहुत आसानी के साथ जो है एक अपने आधार कार्ड को दिखा करके एंट्री कर सकते थे। ये इतनी अच्छी नेपाल के साथ भारत की जो है वो दोस्ती थी, लेकिन अब इस पर फिलहाल जो है रोक लगा दी गई है ताकि कोई भी असामाजिक तत्व जो है वो भारत में प्रवेश ना करे, भारत में किसी तरह से जो है वो किसी तरह के उपद्रव को फैलाने की कोशिश ना करे। इसके लिए ये तमाम कोशिशें जो हैं वो यहाँ के जवानों की तरफ से, यहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो है वो की जा रही है। ऐसे में हम आपको लगातार नेपाल की जो तस्वीर है आपको दिखा रहे हैं। देखिए नेपाल की तस्वीर, ये नेपाल के काठमांडू की तस्वीर है। जिस तरह से आज शांति है, लेकिन वो भयावह मंजर जो है आपको दिखाई दे रहा है कि जो 2 दिनों में हुआ, जो 2 दिनों में गुजरा, वो अब आपको एक तरह से सब कुछ ठंडा लेकिन सब कुछ खत्म, जल करके खाक, आपको वो तस्वीर जो है वो दिखाई दे रही है। इमारतें, बहुमंजिला इमारतें आग की जद में, गाड़ियां आग की जद में, बाइक, साइकिल, सब कुछ यहां पर आग की जद में। और इसी के साथ अब बड़ा सवाल ये है कि आज तो ये शांति है क्योंकि कर्फ्यू लागू है, सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। आने वाले दिनों में क्या इसी तरह की शांति जो है वो बनी रहेगी? क्योंकि अगर हम बांग्लादेश को देख ले तो बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने के बावजूद वहां पर शांति दिखाई नहीं देती। वहां पर अब भी जो है कई ऐसी तस्वीरें आती हैं जो मन को झकझोर करके रख देती है, हृदय विदारक तस्वीरें होती हैं। तो क्या नेपाल से भी अब वैसी ही तस्वीर जो है सामने आएगी, या यहाँ पर जो बालेंद्र शाह का नाम लगातार सामने आ रहा है, जो हो सकता है आने वाले दिनों में अंतरिम पीएम जो है वो नेपाल के बन जाए, तो वो सब कुछ संभाल लेंगे। बालेंद्र शाह बहुत ज़्यादा पकड़ युवाओं के बीच में, जनजी के बीच में, उनका हर एक वाक्य जो है अगर वो सोशल मीडिया पर कुछ डाल देते हैं तो वो मुद्दा बन जाता है। और उनके लाइफस्टाइल को लेकर के, उनके हर एक बात को लेकर के जो युवा हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं, उन्हें पसंद करते हैं। और इसलिए देखिए कि यहाँ पर ओली की सरकार गिराने की मांग की जाती है, और मांग की जाती है कि अंतरिम पीएम अगर बनाया जाए किसी को तो वो है बालेंद्र शाह को। बालेंद्र शाह काठमांडू के मेयर, और उनकी जबरदस्त पकड़। अब देखिए काठमांडू से ऐसी तस्वीर निकल करके सामने आ रही है जो भयावह कर देती है, हृदय विदारक तस्वीरें हैं ये। और ऐसे में देखिए कि नेपाल में युवाओं ने क्यों खोला मोर्चा। अब ये हम आपको शुरुआत से बताते हैं कि आखिरकार आंदोलन हुआ तो क्यों हुआ। देखिए सोशल मीडिया बैन के खिलाफ ये पूरा आंदोलन हुआ है। संसद भवन में घुसे प्रदर्शनकारी, कितनों की मौत हुई, 20 की मौत, कई घायल इसमें। और कब ये शुरू हुआ तो 8 सितंबर। अब असर क्या है ये भी एक सवाल है कि सोशल मीडिया से देखिए बैन हटा, ओली का इस्तीफा भी हो गया, तो अब असर क्या है? तो अब असर ये है कि वहां पर सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। असर यह है कि कर्फ्यू वहां पर लगा दिया गया है। अब आने वाले दिनों में और क्या असर होगा ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि जब अंतरिम पीएम यहां पर बालेंद्र शाह बन जाएंगे तो क्या स्थिति को संभाल पाएंगे।